नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहे और यहां पर सीएम धामी ने विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सरकार इस बार भी यात्रा को सफल बनाने में जुटी है। श्रृंखला में हम सब भी सहयोग प्रदान करें। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, अग्रिम पंक्ति के लोग भी ताली बजा सकें। विद्यार्थियों की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है, आज भारत लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में उत्तराखंड भी आज, चाहे एसटीजी इंडेक्स हो या विकास की दर कम होनी हो या नवाचार करने हो या अभी राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर आयोजन हो, ऐसे अनेक प्रकार के आयोजनों से लगातार आज देवभूमि आगे बढ़ रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एसडीआरएफ के जवानों का सम्मान किया। प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रयागराज में हुए महाकुंभ में हमारे राज्य के एसडीआरएफ के जवानों ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। देहरादून सीएम आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मैं सबसे पहले तो आप सबने इतनी शानदार भूमिका का वहाँ पर निर्वहन किया है और मैंने वहाँ जाकर स्वयं देखा। बहुत ही परिश्रम, बहुत अच्छा स्किल और बहुत संवेदनशीलता से आपने अपनी ड्यूटी वहाँ पर निभाई और ड्यूटी के साथ साथ ड्यूटी करने के अतिरिक्त जो अतिरिक्त संवेदनशीलता से आपने काम किया, ये बड़ा खुशी का विषय है कि आप सबकी प्रशंसा जहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी करी और जो लोग गए उन्होंने भी करी। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य का ये एसडीआरएफ की पूरी टीम, हमारे पुलिस के लोग शानदार काम करके वहाँ से लौटे हैं और आप सबको यहाँ पर सम्मानित करने का शुभ अवसर मुझे मिल रहा है। राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं। नैनीताल जिले में पंचायत चुनाव से पहले की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पहले से वोटर हैं वो 15 मार्च तक अपना नाम वोटिंग लिस्ट में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दी गई है। अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप अपना नाम बीएलओ को देखकर वोटर बन सकते हैं। इससे क्या हो रहा है? पंचायत चुनाव को लेकर अभी मतदाता सूची का और परिसीमन इत्यादि का जो काम है वो फिनिश हो गया है और उसमें दावे आपत्ति वगैरह के निस्तारण भी हो गए हैं। कई बार उसको वेरीफाई भी किया गया है। इसके साथ बूथों का सत्यापन है, सामग्री की जो प्रोक्योरमेंट है, ये जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम है वो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। राजधानी देहरादून में जमीनों से जुड़े घोटाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 3 महीनों में लैंड फ्रॉड के 368 मामले एसआईटी के पास पहुंचे हैं, जिनमें से जांच के 2 चरण पूरे होने के बाद 110 मामलों पर मुकदमे दर्ज करने के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। बाकी मामलों की जांच जारी है और जल्द ही उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। देहरादून में जमीनों की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी अब एक बड़ा घोटाला बन चुकी है। लोगों की जमीनों पर धोखे से कब्जा, फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिक्री और स्टेशन में हेरफेर जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं मामले में एसआईटी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि एसआईटी ने जांच पूरी कर कई अहम केस पुलिस को सौंप दिए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। या तो दोनों एसआईटी ने जो काम किया वो लगभग हमारे पास 378 प्रकरण आए, जिसमें हमने पहले वाले मामलों में 97 और दूसरे वाले में 13 प्रकरणों में एफआईआर लॉन्च करने के लिए भेजा और जिसमें लगभग 61 मामलों में एफआईआर लॉन्च होकर जांच की कार्रवाई गतिमान है और बाकी भी शीघ्र ही वो हो जाएगी, क्योंकि हम लोग निकट संपर्क में हैं एसएसपी देहरादून।
उत्तराखंड के भू कानूनों में किए गए बदलाव में प्रदेश के 2 मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर को जमीन खरीद फरोख्त के नियमों से छूट दी गई है, जिसके बाद हरिद्वार के अलग अलग वर्गों में सरकार के निर्णय को लेकर नई बहस चल रही है। प्रदेश में लंबे समय से भू कानून की मांग चलती आ रही थी। हाल ही में खत्म हुए बजट सत्र में विधानसभा में मौजूदा भू कानून में संशोधन किया गया है, जिसके तहत बाहरी राज्य के लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बाहर के लोग बिना प्रतिबंधों के जमीन खरीद सकेंगे। हरिद्वार में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हैं और सरकार भी यहाँ उद्योगों को विस्तार देना चाहती है। लिहाजा हरिद्वार के मौजूदा उद्यमी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि इससे उद्योगों में विस्तार होगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हरिद्वार उधम सिंह नगर न केवल उत्तराखंड बल्कि नॉर्थ इंडिया के बड़े औद्योगिक जिलों में इनकी शुमार है। यहाँ पे देश और विदेश के बड़े उद्योग यहाँ मौजूद हैं। इन 2 जिलों को लिए विशेष व्यवस्था बनाने से उद्योगों के विकास में, पुराने उद्योगों की एक्सपेंशन में और नए उद्योग आने में की नीति में ठीक होगा और उनके लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य आंदोलनकारी सरकार के फैसले को जिले के साथ द्वेषपूर्ण रवैया बता रहे हैं। इस वर्ग का मानना है कि हरिद्वार में बाहरी लोगों से जमीन को संरक्षित किए जाने की जरूरत है। यहाँ कुछ बड़े नौकरशाहों से साठगांठ कर बाहरी राज्यों के लोग बड़े पैमाने पर भूमि पर कब्जे जमा रहे हैं। यह राज्य के साथ द्वेष भावना है और यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित इस दृष्टि से भी होता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने यहाँ पर जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट व्यावसायिक दृष्टि से किया हुआ है, वह इसको अलग रखना चाहते हैं, ताकि वह नियम जो जनता की मांग पर जिस प्रकार के कड़े भू कानून के लिए प्रेशर दिया जा रहा था सरकार पे, वह उस चीज़ से दूर रहें और वह अपना प्रॉफिट, अपना व्यवसाय, अपना अवैध धंधा इन जनपदों में करते रहें। हरिद्वार में हजारों की तादाद में कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां संचालित होती है। सरकार के द्वारा कराए गए इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट में भी हरिद्वार में नए इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव सरकार को मिले थे। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उद्यमी प्रोत्साहित हो, इसके लिए सरकार भी इन जिलों में भू कानूनों की सख्ती करने से गुरेज कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। रामनगर से बड़ी खबर है। यहां पर अवैध खनन की एक हैरानी भरी तस्वीर सामने आई। यहां कोसी नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र में नदी में ही जेसीबी मशीन से खनन किया जा रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि मोहान के पास कोसी नदी में खनन हो रहा था और जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। कोसी नदी में लगातार अवैध खनन चल रहा है और मशीनों को नदी में ले जाकर खनन हो रहा है, जो नियमों का खुलेआम उल्लंघन है। देहरादून नगर निगम में हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। यही नहीं, बड़ी बड़ी रकम के बकायेदार और यहां तक कि सरकारी संस्थानों को भी नोटिस भेजा जा रहा है और 31 मार्च तक हाउस टैक्स का बकाया नहीं चुकाया तो कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी है। बड़े बकायेदारों की बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया 4 करोड़, देहरादून एफआरआई 2 करोड़ रुपए, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज 1 करोड़ 40 लाख, यूपीसीएल 1 करोड़ 96 लाख, जिला जज ऑफिस 82 लाख, तो विधायक हॉस्टल पर भी 67 लाख का बकाया है। नगर निगम ने करीब 60 करोड़ की वसूली का टारगेट रखा है। कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिल इसमें सेंड कर रहे हैं और इसके बाद ऐसी प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनसे जो है टैक्स नहीं आ रहा है और इसके लिए हम लोगों ने 4 टीमें बनाई है जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इनसे तकाजा कर रही हैं, टैक्स वसूलने के लिए वसूली की कार्रवाई कर रही हैं और इसी क्रम में इनके बाद जो है इनको डिमांड नोटिस जारी किए। अल्मोड़ा के सरकारी विभागों पर ऊर्जा निगम का 6 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है, जिसमें सबसे ज्यादा नगर निगम पर 4 करोड़ का बकाया है।
वहीं जीबी पंत हिमालय संस्थान पर 40 लाख और स्वास्थ्य विभाग पर 18 लाख का बिल बकाया है, जबकि मानसखंड विज्ञान केंद्र पर भी 2 लाख से ज्यादा का बकाया है। इसके साथ ही डीएम ऑफिस और सीडीओ ऑफिस पर भी लाखों का बकाया है। ऊर्जा निगम सभी विभागों को नोटिस जारी कर जल्द बिल जमा करने को कहा है और बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। सरकारी विभागों में अमूमन हमारा जो है बकाया है कुल मिला के 6 करोड़ 63 लाख का, जिसमें से सबसे अधिक नगर निगम का है स्ट्रीट लाइट का 4 करोड़ 40 लाख का। शेष अलग कुछ विभागों में हेल्थ का भी है, हेल्थ में लगभग 18 लाख है और जीबी पंत में भी है, कुल मिला के 40 लाख है। ऐसे ऐसे करके हर विभागों में है, तो हम उनसे पर्सनली भी बात कर रहे हैं और विभाग द्वारा नोटिस भी प्रेषित किया गया है। कांग्रेस अगले 3 महीने अलग अलग प्रोग्राम चलाएगी ताकि पार्टी का हाल सुधर सके। वोटर लिस्ट चेक करने के अलावा कांग्रेस अपने कुटुंब को याद करके चाय पर चर्चा के साथ लोगों को जोड़ना चाहती है ताकि पार्टी का भला हो सके। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार को जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई तो जिला अध्यक्षों को नए प्रोग्राम देने के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। आने वाले 3 महीने में कांग्रेस का फोकस जहां वोटर लिस्ट की खामियां गिनवाने पर रहेगा, वहीं पब्लिक और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस 2 अलग प्रोग्राम चलाना चाहती है। पहला प्रोग्राम कांग्रेस कुटुंब है, जिसमें पुराने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर जाने का प्रोग्राम होगा। सीनियर नेताओं के भी उनके घर जाने की बात हो रही है। वहीं दूसरा प्रोग्राम चाय पर चर्चा का है। कांग्रेस को लगता है चाय पर चर्चा की छोटी छोटी बैठकें कार्यकर्ता से जुड़ने में कारगर साबित होंगी। देखिए, चाय का चर्चा एक प्रोग्राम जो हमारा था वो काफी अच्छा रहा और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। कार्यकर्ताओं का भी कहना था उसका फर्क पड़ रहा है, हम पेनिट्रेट कर पा रहे हैं इश्यूज को नीचे तक, और उसको दोबारा शुरू करने की कोशिश हमारी है। उसके अलावा कुटुंब कांग्रेस का हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो ऐसे परिवार जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और किसी न किसी वजह से आज वो अलग थलग हैं या वो कार्यक्रमों में नहीं है, उनके घरों में वरिष्ठ जनों के प्रोग्राम लगाने का है। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में सबसे बड़ी चुनौती लोगों को साथ जोड़ने की है। ऐसे में कुटुंब के लोगों को याद करके और चाय पर चर्चा करके क्या वोटर बढ़ पाएंगे, जबकि मुकाबले में सामने मैनेजमेंट की माहिर बीजेपी है। चाय पर चर्चा जब करनी तब कांग्रेस ने की नहीं, तब मोदी जी कर चुके हैं और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है। और ठीक है, हमसे कुछ कांग्रेस सीखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक परिवार का विषय, तो जिन बुजुर्ग कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं वो तो सब भाजपा के अंदर है। कांग्रेस नकल न करे, अपने कार्यक्रम जनता से जुड़े हुए कार्यक्रम रखे। कांग्रेस छोटे छोटे प्रोग्राम के जरिए अपना काम बेहतर करना चाहती है, कार्यकर्ता से लेकर पब्लिक को साथ जोड़ना चाहती है। पर कांग्रेस के इन प्रोग्राम का अंजाम क्या होगा और प्रोग्राम कितने कामयाब होंगे, ये अगले 3 महीने में पता चल जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ की बॉर्डर इलाकों में बर्फबारी के चलते आवाजाही पूरी तरह बंद है। इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण रास्ते पूरी तरह बंद हैं। दारमा और व्यास घाटी के रास्ते भारी बर्फ से पटे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों घाटियों को जोड़ने वाले रास्तों को खोलने में अभी वक्त लगना है। वहीं ऊंचे इलाकों में फिर स्नोफॉल हुआ है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। प्रशासन ने बीआरओ और पीडब्ल्यूडी को सड़कों को खोलने समय खास एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए हैं। जिस समय बर्फबारी हो रही है उस समय अपने मजदूरों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबंध करें। एक दूसरा, जो उन क्षेत्र में जो गांव में या अन्य जगहों पर जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए शीघ्रता से जो रोड ओपनिंग का कार्य है जब मौसम खुलता है उस समय करें। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में बीते दिनों भारी बर्फबारी हुई है, जिस कारण यहां की सड़कें और पैदल रास्ते सभी बंद हैं। ऐसे में यहां रहने वालों को आवाजाही में खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। ग्रामीण बर्फ से पटी पहाड़ियों के बीच से किसी तरह अपना रास्ता बना रहे हैं। हालांकि बर्फ से बीच से ही आवाजाही करना ग्रामीणों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। सुकी से आगे गंगोत्री हाईवे पर बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। 6 मार्च को पीएम मोदी का मुखबा का दौरा है, लिहाजा हाईवे से बर्फ को हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन बार बार हो रही बर्फबारी और बारिश से सड़क को खोलने में दिक्कत आ रही है। उत्तरकाशी के मुखबार हर्षिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 मार्च के दौरे को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। मंगलवार को सुबह बर्फबारी से बंद हुए गंगोत्री हाईवे को सुकी से थराली तक खोल दिया गया, जबकि मुखबार रोड से बर्फ को हटा दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से करारी मात दी है। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच में जीत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत की बधाई दी है। सीएम धामी ने ट्वीट किया है कि विश्व पटल पर जीत का पताका फहराने वाले आप सभी पर पूरे देश को गर्व है। आपकी इस जीत पर बहुत बहुत बधाई। टीम इंडिया अब रविवार को फाइनल में खेलेगी। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पूर्णागिरी मेले की तैयारियों का जायजा लिया, साथ में मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया। आईआईटी रुड़की में भारतीय गृह विज्ञान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अंतरिक्ष नवाचार, अंतरिक्ष में एआई और भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा हो रही है। और रामनगर ने रामपुर लेटी चोपड़ा गांव में अब विकास को गति मिलेगी। सरकार ने इस गांव को राजस्व गांव का दर्जा दे दिया है। नैनीताल का मौसम मंगलवार को दिन के बाद मौसम ने रंग बदला और झमाझम बारिश के साथ ओले गिरने लगे। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सतत विकास लक्ष्य और पीएम गतिशक्ति योजना पर चर्चा की गई। हरिद्वार में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को 100 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। अल्मोड़ा के सीडीओ ने सभी बैंकों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें बेरोजगारों द्वारा अप्लाई किए गए लोन को जल्द देने की बात कही गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मंदाल, सोना नदी और आमंगा नदी और डैम में इस समय जलीय जीवों की गणना की जा रही है, जो बुधवार तक चलेगी। चमोली में सियूण गांव के आराध्य सोमेश्वर देव की डोली 6 महीने के भ्रमण के बाद गर्भगृह में विराजमान हो गई। नैनीताल में इस बार 6 मार्च से 15 मार्च तक होली महोत्सव होगा। राम सेवक सभा द्वारा आयोजित इस होली महोत्सव की तैयारियां पूरी की गई हैं। उत्तराखंड सरकार अब राज्य में इको टूरिज्म पर फोकस करने जा रही है। पहले चरण में 32 इको टूरिज्म साइट को डेवलप करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस बीच इको टूरिज्म से मिलने वाले रोजगार और राजस्व का भी सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के फॉरेस्ट एरिया में स्थित बेमिसाल प्राकृतिक खूबसूरती को अब इको टूरिज्म के जरिए नया आयाम देने की तैयारी है। इसके लिए पहले चरण में 32 साइट्स को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इनमें से कुछ साइट्स का डेवलपमेंट वर्क पूरा भी हो चुका है। इन साइट्स पर टूरिस्ट ऑफ रोड ड्राइविंग, जंगल सफारी, साइकिलिंग, वाइल्ड लाइफ का आनंद तो लेंगे ही, नाइट स्टे के लिए भी यहाँ शानदार व्यवस्था मिलेगी। ये साइट्स नरेंद्र नगर, मसूरी, रुद्रप्रयाग, तराई वेस्ट, नैनीताल, रामनगर, उत्तरकाशी, बागेश्वर जैसे इलाकों में मौजूद है। इको टूरिज्म में जो पिछले साल में करीब 31 डेस्टिनेशन में जो काम चल रहा था, वो सारे काम को धीरे धीरे उसका पूरा हो रहा है और इसका अभी रनिंग स्टेज में आ रहा है। ये इसके साथ साथ बाकी और 30 साइट और है, जिसको कि आगे अगले वर्ष में सब डेवलप होगा।
राज्य में इको टूरिज्म की संभावनाओं की बात करें तो अभी उत्तराखंड में 24 वाइल्ड लाइफ सफारी जोन है। उत्तराखंड में 19 बर्ड वॉचिंग साइट्स है, 27 नेचर पार्क, इको पार्क, सिटी फॉरेस्ट एरिया मौजूद है। राज्य में 12 नेचर कैंप भी मौजूद है। वन विभाग के पास राज्य में 66 रेस्ट हाउस भी है। इको टूरिज्म के लिए सारी जानकारी सिंगल विंडो सिस्टम से देने की तैयारी है। इसके लिए बकायदा यूनिफाइड पोर्टल बनाया जा रहा है। इसी पोर्टल पर बुकिंग से लेकर परमिट तक सब कुछ मिलेगा। एक यूनिफाइड पोर्टल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि ऑनलाइन बुकिंग सारे हमारे जितने भी इको टूरिज्म से उत्तराखंड में जितने भी इको टूरिज्म का डेस्टिनेशन है उसका सारे सफारी हो, डेस्टिनेशन हो, उसमें सारे बुकिंग के लिए वो सारे कार्य गतिमान है। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी वन विभाग के अंडर बनाए गए इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपी है, जो इन सब के अलावा चंपावत में जिम कॉर्बेट ट्रेल भी डेवलप कर रहा है। सरकार की यह योजना परवान चढ़ी तो राज्य के जंगल रोजगार और राजस्व के बड़े साधन बन सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में इन दिनों भारतीय पब्लिक सेक्टर क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांच देखने को मिल रहा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय खाद्य निगम FCI उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 13 केंद्रीय सेक्टर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। जहां खिलाड़ी अपनी क्रिकेटिंग हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं खेल की भावना भी नई ऊंचाइयों को छू रही है। भारतीय पब्लिक सेक्टर क्रिकेट टूर्नामेंट में पूरे जोश और जुनून के साथ मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। फाइनल मुकाबला 6 मार्च को खेला जाएगा। बोर्ड एक हमारा जिसमें हमारे जितने भी PSUs हैंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसकी सारी टीमें खेलती हैं। और ये ना सिर्फ केवल हमारे इंडिविजुअल खिलाड़ियों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है, बल्कि इससे एक इंटर PSUs सभी PSUs के बीच में एक भाईचारा डेवलप होता है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।